बिजनेस में अभी आपको फिर से स्वागत है। अभी आज बिजनेस के टॉपिक में बात कर रहे हैं कि बिजनेस किस तरीके से सेटअप किया गया होता है और किस तरीके से सेटअप किया हुआ बिजनेस कितनी ग्रोथ कर सकता है और किस तरीके का बिजनेस लॉस में जा सकता है। फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना काल में कोविड-19 के बाद में जो 21 अप्रैल के लॉकडाउन के बाद में जो जिस तरीके का संकट आया हिंदुस्तान इकोनॉमी में, और उसमें जो मिडिल क्लास व्यापारी थे उनके साथ में क्या हुआ उसके, यदि आप मिडिल क्लास व्यापारी हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद का वीडियो है। आप ज़रा पूरा देखिएगा। अधूरा वीडियो देखने से न तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, नहीं आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ये तो बिजनेस में आप जरूर है इसमें स्वागत देखिएगा। तो चला जाते हैं। फिर से आपका स्वागत है। फिर से आपका बिजनेस में स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? वापस क्या सुनना पसंद करेंगे आप? आज के बिजनेस में शुरू करने से पहले क्या सुनोगे? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, जोर से। अच्छा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आगत है। आज बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सेकंड लहर के बाद में जो बिजनेस में जितनी हानि हुई और किन लोगों को प्रॉफिट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस में कोरोना काल के बाद में सेकंड लहर 21 अगस्त के बाद अप्रैल के बाद में जो स्टार्ट हुआ, उससे लेकर धीरे धीरे बिजनेस की ग्रोथ डाउन आनी शुरू हुई और कुछ बिजनेस ऐसे रहे जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। कौन से बिजनेस ऊपर गए और कौन से बिजनेस को लॉस हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले काउंटिंग करते हैं बेनिफिट वाले। कोरोना काल जो पिछली पहली लहर आई थी उसमें जिन लोगों ने अपने बिजनेस का मॉड्यूल चेंज कर लिया था और उस बिजनेस के मॉड्यूल चेंज करने के तहत में जिन लोगों ने उस तरीके से काम कर रहे थे, उन बिजनेस में कुछ ग्रोथ आई, कुछ लो हो गए। ग्रोथ आने वाले कौन से रहे? जैसे हमेशा काम में आने वाले प्रोडक्ट थे, जैसे घर के प्रोडक्ट थे, राशन के प्रोडक्ट थे, ऑयल सीड है, ऐसे खाने में जो काम में आने वाले। इसी के साथ में जो सेकंड लहर आई उसमें सबसे बेस्ट बिजनेस काम किया जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, जो फूड वाले थे, फास्ट फूड के, उन लोगों ने बहुत अच्छी बिजनेस की। पहली लहर थी उसमें रेस्टोरेंट, इन सभी के बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। जितने भी रेस्टोरेंट है और दूसरे बिजनेस करने वाले हैं, इन्होंने एक नई टेक्निकल अपनाई। कौन सी टेक्निकल? सभी ने एक ही अपनाई कि सब्जी के दुकान लगा लें। राजस्थान के तो देखा जाए तो 70% लोगों ने सब्जी का बिजनेस शुरू कर लिया। एक ने शुरू किया, अरे भैया ये अच्छा बिजनेस है,
इसमें दुकान खुली रख सकते हैं, पुलिस वाला नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। इस तरह से सभी ने सब्जी के ठेले, सब्जी की दुकान, जो मिठाई बेचने वाला था उसने भी सब्जी रखनी शुरू कर दी। भगवान की पूजा पाठ करने वाली सामग्री बेचने वाला था, उसने भी 2 कट्टे आटे के रख लिया और किराना लगा करके उसने भी खोलना शुरू कर दिया। ये अपने राजस्थान के सबसे बड़े आइडिया वाले काम है। ये जो आइडिया, जुगाड़ू आइडिया होते हैं, वो कुछ समय तक काम करते हैं और कुछ समय के बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फिर खास करके राजस्थान में जो बिजनेस होता है वो किस तरीके से होता है, एक पड़ोसी ने एक काम शुरू किया, अरे ये काम उसने शुरू किया, इसका मतलब इसमें बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं भी शुरू कर लेता हूँ, वो भी शुरू कर लेता है। उसको किसी तरीके का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद अभी राजस्थान में दौर आया है कोरोना काल के बाद में, सबसे बड़ा दौर किस चीज का है, जितने भी काम करने वाले थे सब ने हार्डवेयर प्लाईवुड की दुकानें शुरू कर दी। सबको ये लग रहा है कि हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर्स, इनमें बहुत अच्छा मार्जिन है। इस तरीके से अभी देखा जाए तो इतनी सारी दुकानें हो गई, इतनी सारी हो गई, हर कदम पे चले। मैंने जयपुर सिटी में सर्वे किया है, देखा है कि हर 5 दुकान के बाद में एक दुकान आपको हार्डवेयर प्लाईवुड की दुकान मिल जाएगी। हार्डवेयर और प्लाईवुड की दुकान में आज से ठीक 2014 के बाद में धीरे धीरे हार्डवेयर और प्लाईवुड में इतनी मंदी आ गई थी कि 2018 आते बहुत सारे प्लाईवुड्स की दुकानें बंद हो गई थी। 70% प्लाईवुड्स की दुकानें बंद हो गई थी। और अभी मार्केट बिजनेस उठा ही नहीं है। उससे पहले देखा जाए तो ये 21 अप्रैल के बाद में जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद में कितने सारे लोगों ने प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकानें शुरू कर दी। अभी भी हर एक दिन, हर 10-15 दुकान छोड़ करके एक का इनॉग्रेशन हो रहा है। और किस तरीके का बिजनेस करें और किस तरीके से वो चलेगा और कितने दिन तक फ्लॉप होएगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये वो बिजनेस कर रहे हैं अभी के टाइम में कि सबको लग रहा है कि बिजनेस आगे सुधरेगा और सबको प्लाईवुड और हार्डवेयर की जरूरत है, जबकि ये सत्य नहीं है। ये कड़वा सच है। कड़वा सच इसलिए है कि पिछला जो पहली लहर आई थी, उस कोरोना काल में क्या हुआ, बड़े सिटी में जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन थे वो सब रुक गए थे और छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन इतने शुरू हुए कि एक घर बनाने वाला है, किसी के 2 रूम बनाने वाले हैं। और ख़ास करके देखा जाए तो गाँव में तो इतना शुरू हो गया था कि हर घर में कुछ न कुछ इस तरीके का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, भले वो टॉयलेट बाथरूम में बना रहा है। जैसे अनलॉक हुआ तो सबसे बड़ा बिजनेस ग्रोथ किया सेरामिक टाइल्स वालों ने, बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया और उन्होंने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया। उसके बाद में सीमेंट वालों ने बहुत अच्छा बिजनेस हुआ कोरोना काल में, उनका सीमेंट का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं रुका और चलता ही गया। फिर दौर हुआ स्टील का, और जैसे स्टील की डिमांड बढ़ी, सीमेंट की रेटें इतनी नहीं बढ़ी जितनी स्टील की रेटें बढ़ी। स्टील की रेटें इस तरीके से इतनी कदर बढ़ गई कि दूसरी चीज़ों से यदि कंपेयर किया जाए तो इसमें 20% इंक्रीज हो गई।
लोगों ने बिजनेस तो जिसने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट बेस में लोअर रेट में ले रखा था, और जैसे ही स्टार्ट किया रेटें अब चली गई। तो जिन जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम विथ मटेरियल ले रखा था, जो कॉन्ट्रैक्टर विथ मटेरियल जो काम ले रखा था, उनके सबसे बड़ा लॉस हुआ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे 700 रुपये स्क्वायर फीट की रेटों तक काम कर रहे थे, उससे भी नीचे भी कर रहे थे, कुछ लोग अपर कर रहे थे। और उनकी कैलकुलेशन में 3 महीने में इतना फर्क हो गया, जिन्होंने स्टील जो बाद में खरीदी उनको प्रॉफिट के बजाय 10 से 15% लॉस उठाना पड़ रहा है। इसके साथ और आगे चलते हैं। जितना छोटे छोटे बिजनेस चले, सभी ने लगा इतना सारे गांवों में और छोटे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका मतलब बिजनेस तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर ही जाएगा। लेकिन जो सेकंड लहर आई उसमें बिजनेस इतना गिरा कि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे उनकी इनकमिंग बिल्कुल बंद हो गई। इनकमिंग सोर्स किस तरीके से हुआ कि जितनी मनी मार्केट में रूटीन होती थी वो पूरी की पूरी रुक गई। तो जिनके पास पैसे थे उन लोगों ने ये सोच के होल्ड कर लिया कि हो सकता है आगे चल करके तीसरी जो लहर आनी है उसमें क्या पता कितना लंबा खिंच जाए। इसके लिए जिनके पास में पैसे थे उनको वैसे के वैसे होल्ड कर लिया। और मार्केट की स्थिति इतनी फंसती गई, और सबसे बड़ा संकट उन लोगों के साथ में हुआ जिन लोगों को का जितना भी बिजनेस, जिन फैक्ट्रियों का, जिन व्यापारियों का बिजनेस एजुकेशन डिपार्टमेंट, बड़े जो बिल्डर्स थे उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ, और जो ऑफिस फील्ड के जो काम थे, इंटीरियर के थे, डेकोरेटिव के थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इनके ऊपर इस तरीके से पड़ गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा बंद होने के कारण से एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं निकल रही। वो रिक्वायरमेंट नहीं निकलने के कारण से उनके साथ जितने व्यापारी जुड़े हुए थे उनको भी कोई बिजनेस नहीं मिला। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और बिल्डर्स के साथ में, बड़े बिल्डर्स के साथ में जुड़े हुए थे, उन लोगों का जो सिस्टम था, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, सब के सब सिस्टम उसी लेवल के बनाए हुए थे और उसी सेटअप से काम करने वाले थे। अभी उनका प्रोडक्शन क्या इस तरीके से हो गया कि सिंगल, यदि स्मॉल बिजनेस से छोटा, यदि किसी घर से किसी से यदि छोटा काम लेकर के आते हैं तो उनके काम वो हो नहीं सकता है। तो इस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कारपेंट्री, जो छोटे लोअर थे, जो बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। ये छोटा सा एक काम शुरू स्टार्ट किया, एक छोटी सी मशीन डाली, उसको 4 दरवाजे मिल गए, 2 टेबल मिल गई, एक काउंटर बनाने के लिए मिल गया, एक किसी का छोटा सा काम मिल गया, वो कर लिया, 10, 20, 30 हज़ार हो गया। तो जो आदमी जहाँ 10,000 रुपये कमाने वाला था, 15,000 रुपये कमाने वाला था, उसकी इनकम 20 से 25,000 रुपये आसानी से हो गई। उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर गया। और जिनके प्रोडक्शन के संबंधित थे, जिनका डेली का हमेशा का 100, 200, 300 रोज, 150 टेबलें इस तरीके से होने वाले थे बिजनेस, वो बिजनेस बहुत नीचे चले गए।
इसमें उन बिजनेस लोग वालों के लिए 2-2, 3-3, 4-4 तरीके की और भी समस्या आ गई। पहली समस्या क्या हुई कि पिछले कोरोना काल में हर एक के पास में कैश फ्लो जमा थी, अपने बिजनेस के कारण से कैश हर एक के पास में थी, और धीरे धीरे उसमें पता नहीं चला, और जिनके सेटअप में EMI, गवर्नमेंट बैंकों के लोन वगैरह वगैरह थे, उनके क्या इसकी गवर्नमेंट ने जो EMI डिले करती थी उनसे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और जो सेकेंड लेयर में बिजनेस तो रहा बिल्कुल जीरो, मार्केट में कोई ऐसा रहा नहीं इसकी भाई इसकी चालू रखे गाड़ी आना जाना, इधर उधर आना, घूमना फिरना सब अलाउड था, तो घूम रहे थे। तो जो बिजनेस तो चल नहीं रहा था, खर्चे उसी तरीके से लगते रहे, तो उनका बिजनेस बहुत लो है, और उनकी हालत पूछने वाला अभी तक कोई नहीं है, न सरकार है न उसका परिवार है, कोई नहीं है। उन बिजनेस सेटअप इस कारगर पे पहुंच गए कि उन्हें अपने सेटअप क्लोज करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं। किसानों की सब सुन रहे हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की कोई नहीं सुनने वाला। ये एक व्यापारी की समस्या नहीं है, ये अभी की टाइम में जो मीडियम साइज की जो व्यापारी थे उनके 50 में से 40 की ये समस्या है, यानी इसकी कहे तो 80% इन लोगों की समस्या रही। उसके ऊपर न गवर्नमेंट ने कोई एक्शन दिया न किसी। हाँ, गवर्नमेंट ने MSME के तहत में लोन का प्रोवाइड निकाला कि भाई इसकी ले सकते हो, उससे बेनिफिट मिल सकता है, उसमें ये है। लेकिन उसके साथ में बैंक वालों ने बड़ी अच्छी शर्त लगा दी। गवर्नमेंट से ये मिलना आसान है, लेकिन बैंकर्स ने किस तरीके से लोन है कि MSME का लोन लेना है तो उतनी धरोहर प्रॉपर्टी होनी अनिवार्य है, और जो मीडियम साइज के बिजनेस थे उनके ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी है इसकी बैंकर्स के पास में ऑलरेडी थी, तो उसके ऊपर दे नहीं रहे और नहीं उसको चेंजिंग कर रहे हैं। तो उस तरीके से क्या इसकी बिजनेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अभी आगे और फर्क कैसे पड़ना है और भी लो जाना है। आने वाला जो अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने का बिजनेस का सबसे लोअर लेवल है। इन लोअर लेवल में जो बिजनेस अपना बचा लिया उसको आगे ग्रोथ मिल सकती है, और इनमें जो बचा हुआ रह गया वो आगे बच भी सकता है, और इनमें नहीं बचा वो नहीं बचना है। क्यों नहीं बचना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बता रहे हैं इसकी क्यों नहीं बच सकते हैं। उसका 3 रीजन है। क्या क्या है? इंडिया में जो बिजनेस सेटअप होता है वो कॉर्पोरेटशिप में होता है। दूसरा जो बिजनेस होता है उसमें क्या बिगर सोचे समझे बिजनेस शुरू किए हुए होते हैं, क्यों न बिजनेस का नॉलेज होता है, न पता होता है कौन सी चीज़ किस रेट में बेचनी चाहिए, इसमें कितना क्रॉस मार्जिन रखना चाहिए, इसकी प्राइस लो है। सिर्फ कंपटीशन जैसे कि उसने यदि वो चीज़ 100 रुपये में बना के दी है तो मैं 90 में दे दूंगा, वो उसमें दे देगा। न उनको प्रोडक्ट का पता है, न प्राइस का है, न प्रॉफिट का है, न किसी का है। ये सब कैलकुलेशन नहीं करते। ऐसे बिजनेस वाले किस तरीके का इस तरीके का अभियान हो जाता है, जैसे इसकी पल्स पोलियो वाला जो अभियान चलाया जाता है, बस दवाई पिलाओ,
कोई उसका पता नहीं है कौन से बच्चे को कितनी बार पिला दी और कौन से को नहीं पिलाई। बस इस तरीके से यदि बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस है तो उसमें 3 चीज बहुत अहमियत रहती है। पहला, बिजनेस में क्या होता है इसकी कस्टमर की नीड होती है। यदि कंज्यूमर की नीड क्या है, यदि आप नीड नहीं पहचानोगे, जब तक उसकी नीड का पता नहीं है तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कस्टमर क्यों आएगा या क्यों नहीं आता है, यदि एग्जाम्पल तौर के ऊपर कहा जाए कि एक दुकानदार के पास में यदि एक आदमी मोबाइल लेने के लिए आता है और वो बोलता है कि मेरे को एक मोबाइल चाहिए, तो आप उठा करके एक मोबाइल, हाँ भाई साहब ये मोबाइल लीजिएगा, बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, नंबर 1 मोबाइल है, देखो इसमें गाना सुनो, उसमें ये सुनो, ऐसा हो जाएगा, ये है, इसमें ये सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम है, इसकी ये सिस्टम है। आप उसको पूरे के पूरे, अगला कुछ नहीं बोलेगा, सुनेगा, वापिस चला जाएगा। जैसे ही घूमेगा आप पूछेगा भाई साहब क्या बात होगी, नहीं 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 चाहिए। अभी जैसे ही एक दूसरी दुकान में पहुंचता है और उसको पूछता है अच्छा मोबाइल चाहिए, हाँ हाँ मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन आप बताइएगा आपको किस तरीके का मोबाइल चाहिए। अगला बताएगा यार मोबाइल, एक तो मेरे बहुत बड़ी समस्या रहती है नेटवर्क की, उसमें नेटवर्क नहीं आता है। दूसरी समस्या ये आती है इसकी बैटरी मुझे लंबी टाइम नहीं चलती है, फटा करके लो हो जाती है, जब भी घर से चार्ज करो शाम तक नहीं। अच्छा देखिएगा सर, आपके लिए बहुत अच्छा एक मोबाइल आया जिसकी बैटरी लाइफ 2 दिन तक आप नहीं चार्ज करोगे तो भी चलेगा, ऐसा है। और इसमें एक सिस्टम ऐसा है कि पूरी बैटरी लो होने के बाद में भी वापस रिचार्ज होती है, चलती है और आपकी 2 घंटा और बैकअप दे देगी, ऐसा है। और इसमें टावर इस तरीके का नया फंक्शन आया है जिसमें आपका टावर बिल्कुल लो होएगा तो भी आपकी बड़ी क्वालिटी के साथ बात हो जाएगी। ये मोबाइल आप लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो ये हो गई नीड, इसके अगले की जो नीड थी वो आपने नीड पूरी कर दी, तो वो कस्टमर आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। जब भी उसको जरूरत होएगी वो बिल्कुल आपसे परामर्श करने के लिए जरूर आएगा। हमेशा बिजनेस में नीड होती है। अभी राजस्थान में जो बिजनेस चलता है उसमें नीड की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे बिजनेस है, ये बिजनेस है चौधरियों का बिजनेस है। न उनको लागत का पता है, न प्रॉफिट का पता है, कोई कुछ पता नहीं है। बस हमारी ब्याई जी ने, हमारे साजी ने एक दुकान की है, उसमें उन्होंने 100 रुपए की साड़ी बेच रहे, हम 90 की बेच रहे हैं। दूसरे 2 दिन के बाद में दूसरे ने सामने दुकान खोली, वो 90 की बेच रहे, मैं 80 की बेच दूंगा। वो 80 की बेच रहा है, 70 की बेच दूंगा। फिर पता चला वो 70 80 सब मिला करके थोड़े दिन के बाद में हिसाब किताब निकालेगा तो ये लो बराबर है। क्या हो गया, बस अब नहीं, अब खेती में काम करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ऐसा है राजस्थान के 80% बिजनेस। और राजस्थान की तो एक ऐसी खवात हो गई है कि जिस बिजनेस में चौधरी आ गया वो बिजनेस का बेड़ा पार है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, वो बिजनेस छोड़ दो।
राजस्थान में देखा जाए तो सबसे पहले गृहिणी कपड़े का बिजनेस शुरू किया था, कपड़े को पूरा नीचे। उसके बाद में स्टार्ट हुई स्कूलों का, स्कूल वाला बिजनेस। स्कूल में इतने चौधरी आए, इतने आए, जितने भी स्कूल हैं सब चौधरी के। चौधरी के सिवा कोई किसी की स्कूल नहीं है। यदि दूसरे की स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, नहीं चलने वाली है होने का बाद, यानी इसकी उसमें कुछ नहीं छोड़ा। और भी स्कूल की एजुकेशन की तो ऐसी के वो कर दी, ऐसी की तैसी कर दी, बिल्कुल ऐसे कर दी कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आता है तो उसको पूछे कि तूने क्या पढ़ा है, तो वो क्या बताएगा, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला बच्चे जो पढ़ा रहा था लड़का वो तीसरी फेल था, वो उसने क्या पढ़ाया। ऐसी हो गई राजस्थान की एजुकेशन, और उसके पीछे खबर लेने वाले कोई नहीं है। इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह इसकी ये है, हाँ कुछ लोगों ने ग्रोथ भी किए, कुछ लोगों ने अच्छा पढ़ाने का किया है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो ये है इसकी वो पढ़ाई के तहत में पैसे ऐंठने के सिवा और कुछ काम नहीं किए। जिन्होंने अपने लेवल से अच्छा लॉलीपॉप दिखा करके अच्छी तरीके से बच्चे के लिए हॉस्टल है, यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा, हॉस्टल से पैसे ले लिए, किताबों का ले लिया, ड्रेस का ले लिया, उसका ले लिया, ये हो गया, मेरी गाड़ी यहाँ तक जा रही है। भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यदि सही आप अपनी बच्चे की एजुकेशन देना चाहते हो तो आप एक तरीके की कैलकुलेशन कीजिए। आप अच्छी स्कूल में तो डाल रहे हो, लेकिन एक समय देखिएगा। बच्चा सुबह 6:30 बजे बस के लिए तैयार होता है, आधे घंटे स्टैंड के ऊपर खड़ा रहता है, तब स्कूल की बस आती है। बस अरे ये उसकी आ गई, ये उसी स्कूल की आ गई, ये आनंद की आ गई, उसकी आ गई, उस पब्लिक की आ गई, उस पब्लिक की आ गई, देखते देखते फिर वो स्कूल में आता है। फिर वो स्कूल 60 किलोमीटर दूर है, बस यहाँ से लेके जा रही है, वो जगह जगह से बच्चों को लेते 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 2 घंटे तक घुमाते घुमाते फिर वो पहुँचेगा वहाँ पे, बच्चा रहेगा आधे नींद में, वो झोलते झोलते जाएगा। फिर क्लास में गया, क्लास ली है नहीं ली है, और उसमें तो ऐसे ऐसे रखे, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे रखे हैं बच्चों को पढ़ाने वाले, उनको खुद को पढ़ाने की जरूरत होती है, वो पढ़ाने के लिए आ जाए, तो उनसे पढ़ा हुआ बच्चा क्या आएगा। फिर आता है और एडमिशन लेता है कोई भी स्कूल है, तो उस बच्चे को लेता है जिसका अच्छा परसेंटेज है। कहा जाए ओहो हम तो 90% से नीचे बच्चे को एडमिशन देते ही नहीं है, तो तुम 9th में 90% से नीचे बच्चे को नहीं दे रहा है, तो फिर वो तो होशियार बच्चा है, उसको तू क्या होशियार कर देगा। यदि आपकी स्कूल में टैलेंट है, आपको पढ़ाने का तरीका सब कुछ है, तो आप 37% वाले को 80% मार्क्स दिलवा के दिखाओ, तो जानते हैं इसकी वजह से आपकी एजुकेशन सॉलिड है। तो एक बच्चे को क्या है कि आप पढ़े लिखे आदमी को तरीके से नहीं समझा सकते, तो आप क्या पढ़ाओगे। ये है स्कूल वाले के। अभी वापस चलते हैं कि अपने जो कोरोना काल के बाद में जो बिजनेस आया है, उन बिजनेस में किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, और कौन सी का ऐसे कुछ बिजनेस आए, कुछ लोगों ने बिजनेस कोरोना काल में जो बिजनेस आए, जैसे कि मेडिकल की कुछ दवाइयाँ थी, उसका बहुत अच्छा बिजनेस आया। उसमें जो कोविड में आने वाली जो 5 दवाइयाँ चल रही थी, उनका तो इतना जबरदस्त मेडिकल वालों ने फ़ायदा उठाया इस टाइम में। जो 10 रुपए की टेबलेट थी उसके 1000 भी ले लिए, 500 भी ले लिए, जैसी ज़रूरत थी अगले की, उस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा।
उनके ऊपर कुछ लोगों की शिकायत से पुलिस ने के भी कुछ मामले आए सामने। उनमें मुनाफाखोरी जमाखोरी के तहत में कई केसेस हुए ऐसे, लेकिन उन लोगों ने खूब सारे कमाए। उसके बाद में जैसे ही अभी धीरे 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 जो बिजनेस चल रहा है उसमें अभी तक किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ आ नहीं रही है। कुछ बिजनेस है जो अभी भी चल रहे हैं। सिरामिक वाला इस काल में सेकेंड लेयर के बाद में सिरामिक, सैनिटरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, इनका बिजनेस लो आ गया वापस। फर्स्ट लेयर के टाइम में, उस टाइम में पेंट का बिजनेस सबसे बड़ा ग्रोथ किया था। हर घर में पेंटर बन गए थे, एक एक में हर घर में। जिन लोगों के पिछले 10 साल 15 साल से जिनके घर पे पेंट नहीं हुआ था, उन लोगों ने पेंट कर लिया और घर के सब सदस्य पेंटर बन गए। तो पेंटर के काम की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। अभी जैसे ही ये सेकेंड लेयर के बाद में अनलॉक हुआ तो अभी मार्केट में देखा जाए तो किसको भी पूछ लो क्या है, भैया मैं पेंटर हूँ, मेरे को पेंट का काम दे दो, पेंट का काम बहुत अच्छा आता है। मेरे भी यहाँ पेंट के काम करने के लिए रोज के दो चार आदमी लड़के आ ही जाते हैं। कहाँ गया? हाँ, हमारे घर पे किया था, पड़ोस के घर पे किया था, स्कूल में हम लोग रहे थे, क्वारंटाइन रहे थे, उस टाइम में स्कूल में पूरे में कर दिया था। ये ऐसे उनका एक्सपीरियंस बता देते हैं। अभी उसके बाद में आगे के कौन सी बिजनेस और ग्रोथ करने वाले हैं और कौन से बिजनेस लो और जाने वाले हैं, उसके लिए आपको और देखना है तो आप जारी रहिएगा हमारा सेकंड वीडियो के। उसमें आपको बताया जाएगा कि आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस अप जाएगा और कौन सा बिजनेस लो जाएगा और किस तरीके से आप बिजनेस करो तो फास्ट जाएगा।